हेलो और स्वागत है इस खास ऐतिहासिक चर्चा में। आज हम एक ऐसी सभ्यता के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने समय में पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर साम्राज्यों में से एक थी। हम बात कर रहे हैं विजयनगर की, जिसे लोग सिटी ऑफ विक्ट्री यानी जीत का शहर भी कहते थे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस प्राचीन शक्ति के उत्थान और पतन की ये जबरदस्त कहानी। आज के इस सफर का रोड मैप काफी क्लियर है। हम इन 5 पहलुओं पर गौर करेंगे। हम्पी की खोज, राय शासकों का उदय, उनका अमारा नायक का सिस्टम, कमाल की किलेबंदी और आखिर में उस विशाल साम्राज्य का अचानक से ढेर हो जाना। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, हम्पी की खोज, यानी एक ऐसे एम्पायर की कहानी जो वक्त की धूल में कहीं खो गया था। जरा सोचिए, एक इतनी बड़ी सभ्यता जो लगभग मिट्टी में मिल चुकी थी, वहां ऐसे अनोखे खंडर बचे रह गए थे। इन पत्थरों की दीवारों की बनावट को अगर ध्यान से समझा जाए तो एक बहुत ही अद्भुत बात निकल कर आती है। इन वेज शेप्ड यानी फैन आकार पत्थरों को जोड़ने के लिए ना किसी गारे का इस्तेमाल हुआ था और ना ही किसी तरह के सीमेंट का, बिल्कुल नहीं। इनका आकार ही ऐसा था कि ये बस एक दूसरे में फिट होकर आपस में फंसकर टिके रहते थे, बिल्कुल एक बड़े से पजल की तरह। और सच मानिए, यही वजह है कि सदियों तक ये विशाल खंडर वैसे के वैसे ही खड़े रहे, किसी के आकर इन्हें ढूंढ निकालने के इंतजार में। और आखिरकार इन खंडरों को दुनिया के सामने लाने का श्रेय जाता है 1800 ईस्वी की एक खोज को। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक इंजीनियर और पुरातत्वविद कॉलिन मैकेंजी ने इनका पहला सर्वे मैप बनाया था। पर सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? उन्हें शुरुआती जानकारियां किसी पुरानी किताब से नहीं, बल्कि वहां के विरूपाक्षा और पंपा देवी मंदिर के पुजारियों की ओरल हिस्ट्री, यानी उनकी यादों और सुनी सुनाई कहानियों से मिली थी। बाद में बाकी इतिहासकारों ने इन्हीं सबूतों को जोड़कर इस पूरे इतिहास का पुनर्निर्माण किया। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, राया शासकों का उदय और इस साम्राज्य की स्थापना। अगर हम इनके साम्राज्य के भौगोलिक विस्तार पर ध्यान दें तो वो सच में हैरान करने वाला था, एकदम मैसिव। उत्तर में कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के दोआब से लेकर ठीक नीचे दक्षिण तक इनकी सीमाएं फैली हुई थीं। इन शासकों ने, जो खुद को बड़े गर्व से राया कहते थे, इस पूरे विशाल भूभाग पर राज किया और दक्कन के सुल्तानों से लेकर उड़ीसा के गजपति शासकों तक को कड़ी टक्कर दी। इनके राजवंशों के क्रम को देखें तो कहानी शुरू होती है 1336 में, जब हरिहरा और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने संगमा वंश की नींव रखी थी। फिर आगे चलकर 1485 में सलुवा कमांडर्स ने सत्ता संभाली। लेकिन जो इस साम्राज्य का सबसे सुनहरा दौर था ना, वो शुरू हुआ 1503 के बाद तुलुवा वंश के आने पर। विजयनगरा के सबसे महान शासक कृष्णदेवराय भी इसी वंश से थे। उनके समय पर साम्राज्य अपनी शांति और समृद्धि के चरम पर था। और उस दौर में ये कैपिटल दिखती कैसी थी? पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस के शब्द सुने तो उन्होंने कहा था कि मैं इस शहर के आकार के बारे में यहां नहीं लिख रहा, क्योंकि मैंने जो देखा वो मुझे बिल्कुल रोम जितना विशाल लगा। सोच लीजिए, उसने शहर के अंदर की खूबसूरत झीलों, फलों के बगीचों और खजूर के पेड़ों के साथ एक ऐसे जीवंत महानगर का चित्र खींचा जो किसी भी मायने में रोम से कम नहीं था। तो सवाल ये है कि इनकी इस बेपनाह दौलत का आखिर राज क्या था? दरअसल इनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से इन 4 स्तंभों पर टिकी थी। सबसे पहले बेहतरीन क्वालिटी के अरब और मध्य एशिया के घोड़े, जो इनकी मिलिट्री के लिए एकदम क्रूशल थे। इसके अलावा मसाले, फाइन टेक्सटाइल्स यानी बेहतरीन कपड़े और बहुत ही हाई डिमांड वाले रत्नों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसी पूरे ट्रेड नेटवर्क ने इस साम्राज्य को बेहिसाब अमीरी दी थी। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, अमारा नायका प्रणाली और इनका कमाल का प्रशासनिक ढांचा। इसे ऐसे समझते हैं, ये अमारा नायका असल में टॉप मिलिट्री कमांडर्स होते थे। राया यानी जो राजा थे, वो इन्हें प्रशासन के लिए जमीन का एक बड़ा हिस्सा दे देते थे। इन कमांडर्स का काम था किसानों, शिल्पकारों और व्यापारियों से टैक्स वसूल करना। और इस टैक्स से क्या होता था? इस आमदनी से ये अपने लिए और सेना के लिए हाथी और घोड़ों का पूरा रखरखाव करते थे, जो जरूरत पड़ने पर सीधे राजा की ताकत बनते थे। अब हो सकता है ये सिस्टम थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा हो, और वो इसलिए क्योंकि ये अमारा नायका सिस्टम असल में दिल्ली सल्तनत की मशहूर इक्ता प्रणाली से काफी मिलता जुलता था। विजयनगरा के इन शासकों ने बस एक हाईली सक्सेसफुल और परखे हुए प्रशासनिक ढांचे को बड़ी समझदारी से अपने अनुकूल ढाल लिया था। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, किलेबंदी, खेती और इनका बेहतरीन वाटर मैनेजमेंट। फारस के एक दूत थे
अब्दुल रज़ाक। जब वो यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि शहर की किलेबंदी 7 अलग-अलग पंक्तियों में, यानी 7 लाइन्स ऑफ डिफेंस में की गई थी। और इसने सिर्फ घरों को ही नहीं बल्कि आसपास के जंगलों और खेतों को भी दीवारों से घेरा हुआ था। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, कोई भी एम्पायर अपनी खेती की जमीन को पत्थरों की इतनी विशाल दीवारों से क्यों घेरेगा, जिसमें इतना ज्यादा खर्चा और मेहनत लगती हो? इसका जवाब छिपा है इनकी एकदम ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रैटेजी में। देखिए, मध्यकालीन युद्धों में दुश्मन अक्सर शहर की घेराबंदी कर लेते थे ताकि सामने वाले का खाना पाना बंद करके उन्हें आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया जा सके। ऐसी घेराबंदी ना महीनों नहीं बल्कि सालों चल सकती थी। खेतों को दीवार के अंदर लेने का सीधा सा मतलब था कि चाहे दुश्मन बाहर कितने भी साल क्यों ना बैठा रहे, अंदर एम्पायर का खाद्य उत्पादन लगातार चलता रहेगा। एकदम मास्टर स्ट्रोक रणनीति है ना? लेकिन जरा सोचिए, इतने सारे लोगों और इतने विशाल खेतों के लिए पानी आएगा कहां से? यहां आते हैं कृष्णदेवराय द्वारा बनवाए गए विशाल जलाशय। डोमिंगो पाएज लिखते हैं कि उन्होंने इतने सारे लोगों को काम करते देखा। लगभग 15 से 20 हजार लोग वहां थे जो दूर से चींटियों की तरह दिख रहे थे। कमलापुरम जलाशय जैसी इनकी वाटर इंजीनियरिंग सच में ऐसी थी जो किसी को भी दंग कर दे। और अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी भाग पर, इस महान साम्राज्य का अचानक से पतन। एक सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है, इतना शक्तिशाली, बेपनाह दौलत वाला और ऐसी सॉलिड किलेबंदी से सुरक्षित साम्राज्य आखिर इतनी जल्दी बिखरा कैसे? ऐसा क्या हुआ जिसने लगातार 2 सदियों की इस ताकत और दबदबे को मिट्टी में मिला दिया? इसका जवाब है साल 1565 की वो भयंकर घटना, तालीकोटा का युद्ध, जिसे लोग राक्षसी तांगड़ी के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध में विजयनगर की सेना को बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा के संयुक्त गठबंधन के हाथों कड़ी और निर्णायक हार झेलनी पड़ी। लेकिन ऐसी नौबत आई ही क्यों थी? तो इस पूरे घटनाक्रम को क्रमवार समझते हैं। असल में चीफ मिनिस्टर रामा राय ने एक बेहद जोखिम भरी पॉलिटिकल चाल चली थी। उन्होंने दुश्मन सुल्तानों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने और उन्हें आपस में लड़वाने की कोशिश की। लेकिन ये प्लान उल्टा पड़ गया। नतीजा ये निकला कि बदले की भावना में सभी सुल्तान एकजुट हो गए और उन्होंने एक अलायंस बना लिया। इस जॉइंट अलायंस ने विजयनगरा पर सीधा धावा बोल दिया और इस सिटी ऑफ विक्ट्री को पूरी तरह से लूटकर नष्ट कर दिया। बस चंद ही सालों में वो उतना बड़ा और शानदार शहर पूरी तरह उजड़ गया। लेकिन यहाँ एक गहरा विचार उठता है, क्या कोई शहर या सभ्यता सच में कभी पूरी तरह खो जाती है अगर उसकी यादें, लोगों की परंपराओं और उनके जहन में सदियों तक जिंदा रहें? विजयनगर का वो पत्थरों का ढांचा भले ही टूटकर बिखर गया, लेकिन उसकी आत्मा और उसका एहसास आज भी हम्पी में जिंदा है। आज के इस ऐतिहासिक सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज कुछ नया और दिलचस्प सीखने को मिला होगा।